आई टोटली टेंड टू डिसएग्री जो काजी साहब ने एक लीथल किस्म के रिमार्क्स पास किए हैं हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला की जजमेंट राइटिंग के ऊपर और ये वो सारा कुछ काजी साहब की जो जजमेंट्स वगैरह उसके अंदर उनके लिए हर दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन मोतबर है, इज्जत वाला है, एहतराम वाला है, सिवाय उनके अपने इंस्टीट्यूशन। इतनी किताबें और ये मुझे क्यों पढ़नी पड़ी? मैं कुछ 70-80 केसेस इंडियन जुरिसडिक्शन से और ये सारे केसेस खोल के पढ़े, किस लिए पढ़े? इस दो फिक्रों की वजह से। मैंने तो विशाल ये फिक्रा लेके मैंने हर केस के अंदर ये फिक्रा प्रेजेंट करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं विशाल शाकिर। और मियाँ साहब जैसे उस्ताद की एक खूबसूरती ये है कि बहुत ही ज़ाहरी तौर पे जो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है, जब उसके ऊपर बात होती है, लीगल डिस्कशन होती है, तो वो उसको एक अलग लीगल डायमेंशन में ले जाते हैं। ऐसा ही कुछ अभी रिसेंटली भी हुआ है कि हम एक टॉपिक पे बात कर रहे थे और हम उसके एक अलग गहराई में उतर गए हैं। तो हम टॉपिक पे बात करेंगे स्टेट डिसाइसिस के। व्हाट इज़ रूल ऑफ स्टेट डिसाइसिस, हॉरिजॉन्टल स्टेट डिसाइसिस क्या है, वर्टिकल स्टेट डिसाइसिस क्या है, और डिफरेंट कोर्ट्स की जजमेंट्स के बारे में क्या कहती हैं, और इवन के सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इसके बारे में क्या व्यू है। तो चलते हैं मियाँ साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। ये सब कल से आप सोए नहीं है, एक टॉपिक को पकड़ के आप बैठ गए और उसमें बड़ा इंटरेस्टिंगली डिफरेंट व्यूज़ भी हमने लिए हैं, डिफरेंट लीगल माइंड्स जो हमारे कॉमन उसके अंदर आते हैं, सोसाइटी के अंदर आते हैं या हमारे कॉमन कॉन्टेक्स्ट के अंदर आते हैं, और डिफरेंट व्यूज सामने आए हैं। और कुछ आपने जो आपकी लैंग्वेज में हमको तिया पांचा कर दिया कुछ जजमेंट्स का। तो चलते हैं, पहले पूछते हैं ये है क्या, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट डिसाइसिस क्या है? यार इस पे मैं विशाल डिटेल में बाद में बात करूंगा, लेकिन ये एक जजमेंट आई है शाहताज शुगर मिल्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू सेक्रेटरी फाइनेंस एंड अदर्स। इस जजमेंट ने मुझे इंटेलेक्चुअली, इकोनॉमिकली और बहुत कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा जो है ना हिला के रख दिया फॉर मैनी रीजंस। probably the writing style, probably what is written in this judgment। और इससे रिलेटेड जब हमने इसको पढ़ रहे थे तो देन वी केम अक्रॉस कि जी हम स्टेट डिसाइसिस, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, केस लॉज और ये सब इस जजमेंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर किस तरह डील करते हैं। ऑडियंस की जिसे कहते हैं रिटेंशन के लिए और एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैं पहले फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूं, फैक्ट्स है क्या, फिर हम ये जो कॉन्सेप्चुअल चीजें उनकी तरफ बाद में आएंगे। होता इस तरह है कि आपके पास एक फेडरल स्टैट्यूट है, फेडरल एक्साइज एक्ट ऑफ 2005, जिसके अंदर सेक्शन 3A इंसर्ट करके कुछ एक्साइज ड्यूटी वगैरह इंपोज की जाती है। पार्लियामेंट के पास जाता है, वो पास हो जाता है, उसका SRO जारी हो जाता है, नोटिफिकेशन हो जाता है, एंड सब्सीक्वेंटली लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के सामने ये इस स्टैट्यूट को, इस नोटिफिकेशन को, नॉट दी वायरीज ऑफ द लॉ, इसको असेल किया जाता है और वो पिटिशन डिसमिस हो जाती है। ठीक है। उस पिटिशन के अगेंस्ट ICA फाइल होती है और ICA भी डिसमिस हो जाती है। उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो एग्रीव पार्टी थी, दे असेल दैट ऑर्डर इन CPLA, Constitution Petition for Leave to Appeal, under Article 185(3) of the Constitution to the Honorable Supreme Court of Pakistan। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लीव रिफ्यूज करती है। याद रखिएगा, लीव रिफ्यूज करती है। और यहां मैं आपको बताता हुआ चलूं कि जो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस नहीं करते, जब लीव रिफ्यूज की जाती है तो दैट डज नॉट मीन दैट इट इज द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दैट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट, हाँ, उन्होंने अपने हाथ पीछे किया, हमने नहीं इसको सुनना, मीनिंग देयर बाय जो ओरिजिनल डिसीजन है वो स्टैंड करता। ठीक। अच्छा, ये बहुत सारी पिटिशंस होती हैं जो सारी की सारी डिसमिस हो जाती हैं, जिनमें से एक पिटिशन बच जाती है। और इसी तरह कुछ पिटिशन सिंध हाई कोर्ट से जनरेट होती हैं, सेम नोटिफिकेशन के अगेंस्ट, और सिंध हाई कोर्ट उसको अल्ट्रा वायरीज डिक्लेयर कर देती है उस लॉ को। ठीक, उसमें वो चैलेंज करते हैं वायरीज को चैलेंज करते हैं। अच्छा, वहां पे वो उसको अल्ट्रा वायरीज डिक्लेयर कर देते हैं और वहां से ये डेवलप होके
सुप्रीम कोर्ट में आ जाती है, जो केस मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, शाहताज शुगर मिल्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये कराची हाई कोर्ट से सुप्रीम उधर आ कोर्ट जाती है। अब यहां पे एक चीज आपको बताता हुआ चलूं, इस जजमेंट के ऑथर जज हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जी। और इस जजमेंट के अंदर वो उनके पैराग्राफ 3, जो उनका जो पोर्शन है, पैराग्राफ 3, 4, 5, 6 के अंदर वो पूरी पूरी की पूरी क्रोनोलॉजिकल चेन ऑफ इवेंट्स अपनी नरेट करते हैं कि क्या क्या हुआ। और उसके अंदर उनकी ऑब्जर्वेशन ये होती है कि मैं हैरान इस बात पे हूं कि जब सारी की सारी पिटिशंस को लीव ग्रांटिंग, जो लीव रिफ्यूजिंग ऑर्डर था वो हो गया था, ये एक पिटिशन कैसे बच गई जिसने लाहौर हाई कोर्ट की कंसोलिडेटेड जजमेंट को भी ये सेल किया हुआ था। और अगर ये जो हम केस आज सुन रहे हैं इसमें लीव ग्रांट हुई, जो सिंध हाई कोर्ट से आया, इसमें लीव ग्रांट हुई, तो अगर ये उस वक्त उनके नॉलेज में आ जाता तो ये इसके अंदर भी लीव ग्रांट नहीं होनी थी। तो लिहाजा चूंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लीव रिफ्यूज कर चुकी हुई है, तो वो बाइंडिंग इफेक्ट है हर किसी के ऊपर। ठीक है। यहां पे ये मैं बताता हुआ चलूं कि लीव का रिफ्यूज होना डज नॉट मीन कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। उसका मतलब ये होता है कि वो लोअर कोर्ट की, हाई कोर्ट, जो भी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट की, उसका डिसीजन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सुनने से मना कर दिया। सुनने से मना कर दी। और यहां पे वो रेफरेंस देते हैं 201 का। ठीक है। और 201 के मुताबिक जब एक हाई कोर्ट ने ये डिसीजन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का लीव रिफ्यूजिंग ऑर्डर आ गया, तो वो बाइंडिंग है सारों के ऊपर। बिल्कुल ठीक। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो लिहाजा इसके अंदर भी ना, अच्छा, इसके अंदर वो जजमेंट लिख देते हैं और उसके बाद ये जजमेंट, चूंकि ये द बेंच कंप्राइजिंग वाज जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान एंड जस्टिस अतर मिनल्ला, ये 3 जजेस होते हैं। अच्छा, काजी साहब ने और बहुत सारी चीजें लिखी हैं, का पूरा अनफॉर्चुनेटली चार्जशीट किया जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को इस जजमेंट के अंदर कि 224 दिन लग गए ये डिसीजन होने में, और वो पूरी एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बताते हैं कि कब आपने जजमेंट देनी है, कितनी देर में आपको देनी है। उस डिबेट में मैं नहीं जाता। ठीक है। अच्छा, जब ये जजमेंट आती है काजी फाइज ईसा साहब के पास फॉर राइट, उन्होंने भी उस जजमेंट को पढ़ के यहाँ उससे एग्री करना, ये पहली दफा मैं देख रहा हूं कि जजेस अमूमन जजमेंट जो लिखी जाती है उससे डाइसेंट करते हैं, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब अपने फैसले के पैराग्राफ नंबर, चले उस पर बाद में आते हैं, अपनी जजमेंट के अंदर कहते हैं कि मैं टोटली एग्री करता हूं जो अतर मिनल्ला साहब ने फैसला लिखा है, जो रेशो डिसाइड किया है इसके अंदर। हाउएवर मैं इस जजमेंट के पैराग्राफ नंबर 6 के 2 फिक्रों से डिसएग्री करता हूं, डाइसेंट करता हूं, ताकि उसको मिस यूज और एब्यूज ना किया जा सके बाकी केसेस के अंदर। तो इसलिए उसकी क्लैरिफिकेशन जरूरी है और अपना वो एक डिटेल नोट लिखते हैं जिससे अमीनुद्दीन खान साहब एग्री करते हैं। और वो ये कहते हैं, और ये जो काजी फाइज ईसा साहब का जो नोट है, डाइसेंटिंग नोट, आई वोंट नॉट से डाइसेंटिंग नोट, डाइसेंटिंग टू लाइंस ऑफ दैट जजमेंट, उसके पैराग्राफ नंबर 4 में उन्होंने एक बात कर दी। उन्होंने कहा कि जब आर्टिकल 201 को आप देखते हैं तो आर्टिकल 201 के मुताबिक किसी भी हाई कोर्ट का फैसला उसकी रिस्पेक्टिव टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर जितनी अदालतें हैं उनके ऊपर बाइंडिंग है। बिल्कुल ऐसे ये नहीं हो सकता कि लाहौर हाई कोर्ट ने अगर कोई डिक्लेरेटरी जजमेंट दे दी है तो वो सिंध हाई कोर्ट पे, बलोचिस्तान हाई कोर्ट पे, केपीके हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है। इट्स नॉट लाइक दैट। खैर, वो चले परसुएसिव को भी अगर आप आर्ग्यू करेंगे तो वो एक और चीज है, लेकिन 201 की लैंग्वेज के मुताबिक ये है कि वो उसकी कोर्ट्स की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो जो अतर मिनल्ला साहब ने ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के कंसोलिडेटेड फैसले के अगेंस्ट लीव रिफ्यूजिंग ऑर्डर जो है वो अपहोल्ड कर, यानी उसको लीव रिफ्यूजिंग ऑर्डर आ गया, लिहाजा वो इस कोर्ट का फैसला है और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला by default becomes binding upon the Sindh High Court. They should have not done that. Okay. ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन मेरी क्लैरिटी ऑफ माइंड बिल्कुल इसी तरह ही है कि एक हाई कोर्ट का फैसला उसी हाई कोर्ट, और जिसकी एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हमारे लाहौर हाई कोर्ट में जब आप केपीके की नारकोटिक्स की जजमेंट देते हैं, जजेस डोंट कंसीडर इट, क्योंकि वहां पे तो बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर भी बेल अलाउ होती है, लेकिन यहाँ पे तो वो नहीं मानते। तो इस वजह से, अच्छा, ये एक प्रॉब्लम है विशाल, याद रखिएगा कि जब फेडरल स्टैट्यूट को एक प्रोविंस डिक्लेयर कर दे अल्ट्रा वायरीज है और दूसरा कहे कि नहीं वो अल्ट्रा वायरीज नहीं है, इंट्रा वायरीज है,
तो उस सूरत हाल के अंदर क्या होगा? क्या होगा? इस प्रॉब्लम को केटर किया गया था जनरल मुशर्रफ के दौर में, जब आर्टिकल 186A ऐड किया था कि अगर दो कन्फ्लिक्टिंग प्रोविंशियल कोर्ट्स की जजमेंट्स आ जाए तो दे विल कम टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ वन फाइनल वर्डिक्ट बिकॉज दैट्स अ बाइंडिंग। लेकिन वो जब 17 अमेंडमेंट वाला एनआरओ वाला पीसीओ वाला जो केस आया था उसके अंदर नॉकडाउन कर दिया तो 186A भी उड़ गया आपके आइन के अंदर से। ठीक है। अच्छा, यहां तक काजी साहब कहते हैं। अच्छा, काजी साहब ये कहते हैं कि 201 के अंदर वो बाइंडिंग अथॉरिटी है उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की हद तक, और वो कहते हैं पैराग्राफ नंबर 4 के अंदर आर्टिकल 201 does not state that a high court decision is binding on other high courts too. On the other hand, article 189 of the constitution reproduced hereunder stipulates that the decision of the Supreme Court are binding on all other courts, जिसका रेफरेंस अतर मिनल्ला साहब दे रहे हैं कि चूंकि लीव रिफ्यूज कर दी गई थी अब वो बाइंडिंग है। लेकिन काजी साहब क्या कहते हैं? which would include high courts but not the Supreme Court itself, since the word other is used in article 189. I got so confused from this paragraph number 4 के meaning thereby, as if I have the impression कि from paragraph number 4 his lordship Mr. Justice Qazi Faiz Isa is trying to say कि the judgment of the Supreme Court of Pakistan is even not binding upon the Supreme Court. There comes doctrine of stare decisis in my mind. But doctrine of stare decisis पे जाने से पहले I have to resort back to Article 176 which explains what is Supreme Court. The Supreme Court by virtue of Article 176 says that it's the Chief Justice and the other judges. Yes. So, if I have to take the definition from Article 176 to read with Article 189, so I assume Qazi Sahib is saying perfectly right. Because 176 means Supreme Court, includes the Chief Justice and the other judges. And the language used in Article 189 is with reference to binding upon all other courts. Had it been in the mind of a legislation that it should be binding upon the judges, तो यहाँ पे composition of judges की एक concept के benches क्या होंगे वो एक debate आ जाती है। अच्छा, मेरी assumption ये है, और मैं इस writing style को एक leverage देते हुए एक other side आपके सामने argue करता हूँ, वो ये कि जैसा अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट आपके सामने है, all judges sit. सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के अंदर जब भी केसेस होने तमाम जजेस ने वो केस सुनना है। पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर इज नॉट लाइक दिस। बेंचेस नहीं है, और जब फुल कोर्ट नहीं बैठती, बैठ सकती है। अभी आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में देखा, अभी आपने क्या कहते हैं जुल्फकार अली भुट्टो वाले केस के अंदर मेरे ख्याल से आई थिंक इट वाज अ फुल कोर्ट थी। फिर उसके बाद सुनिए इत्तेहाद काउंसिल वाला केस में आपने फुल कोर्ट देखा, बैठ सकते हैं। बट हमारे यहां रूल्स बने हुए हैं जिसके तहत बेंचेस की कंपोजिशन होती है। तो अगर मैं इस लफ्ज को लिटरली देखूं, लिटरल इंटरप्रिटेशन करूं, तो दिस सेंटेंस गोज और सिंक विद द लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 189, और इसका पैरेलल आर्टिकल मैं देखूं इंडियन जुरिस्डिक्शन से, तो दैट इज आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर बोथ एट पैरेलल टू ईच अदर। तो देन कम्स अ क्वेश्चन इन माय माइंड कि यार कि इस लैंग्वेज के मुताबिक तो काजी साहब इज ट्राइंग टू इंसिनुएट, और आई वुड रादर से कि इस सेंटेंस का मतलब तो ये हुआ कि जी डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसाइसिस इज डेड, डॉक्ट्रिन ऑफ बाइंडिंग प्रेसिडेंट इज डेड। क्योंकि अगर इस लैंग्वेज को देखा जाए और जो उन्होंने लफ्ज लिखा, जो सेंटेंस लिखा, वो आर्टिकल 189 की लैंग्वेज है और वहां वर्ड अदर यूज हुआ है। तो हमारे पास रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के मुताबिक दो रूल्स बनते हैं जो इस आर्टिकल को देखने के लिए, समझने के लिए जरूरी है। या आप लिटरल इंटरप्रिटेशन करेंगे या आप हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करेंगे। इफ यू हैव टू गो बाय द लिटरल इंटरप्रिटेशन, तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज मेंट। ठीक है। अच्छा, अगर आप लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करेंगे 189 की विद द रूल्स, जिसके अंदर बेंचेस की कंपोजिशन और ये सारा कुछ आ जाता है, देन ये आपको 189 सिंक करता हुआ मिलेगा। अच्छा,
यहां पे सवाल ये पैदा हुआ कि डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसाइसिस है क्या। इसके हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजिकल चेन ऑफ इवेंट्स में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि इट्स डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसाइसिस जो है ये एक लैटिन टर्म है जिसके मुताबिक लेट द प्रेसिडेंट स्टैंड। ये आपको ये कहता है कि एक हार्मनी क्रिएट करता है कि अगर किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे कोई जजमेंट डिसाइड कर दी गई है तो वो बाइंडिंग होगी ऑन ऑल अदर कोर्ट्स until and unless that decision is reverted or changed by the majority in number. So every judgment which is majority in number is binding upon the minority in number. बिल्कुल ठीक। That's what it is, the state decisis. और इसकी अगर आप historical context को आप देखें तो we have to go back to the British establishment कि जब ये सब कुछ हुआ। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसाइसिस की जब आप बात करोगे ना विशाल, I would rather say it does not exist in the ancient India during the ancient medieval period. It was only during the advent of the British Empire when they incorporated or insulated that concept into the Indian jurisdiction. It was 1813 when Doran suggested the concept of state decisis to be incorporated in the Indian jurisdiction. और अगर आप इसको देखें ना, इट वॉज द ब्रिटिश लीगल एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने हायरार्की ऑफ कोर्ट और रिपोर्टिंग ऑफ डिसीजंस जो प्रीवी काउंसिल वगैरह दिया करती थी उनकी रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म वगैरह इनकॉर्पोरेट किया गया था। ऑल्सो द ब्रिटिश एस्टैब्लिश द सरदार दीवानी अदालत्स एंड द सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाता, बॉम्बे, मद्रास और हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 वॉज एनेक्टेड एनेबलिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स by issues of letters and patents. और जिसके बाद सिस्टम ऑफ hierarchy of establishment of the courts, hierarchy of the courts, कौन सी superior है कौन सी, वो establish किया गया। और finally the government of India Act 1935 which after the promulgation of, or not promulgation I would rather, which after the independence of Pakistan was also placed or used for the time being in Pakistan, government of India Act 1935। और अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे तो उन्होंने आर्टिकल 141 डाल दिया और हमारे 56 का 62 के आइन को आप छोड़ दें 73 के आइन के अंदर आए तो हमने आर्टिकल 189 को रखा। पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ गया और बेसिकली ये कॉमन लॉ प्रिंसिपल है जिसके तहत ये कि जो स्टेट डिसाइसिस है ये एक हार्मनी क्रिएट करती है, ये गाइडिंग प्रिंसिपल होता है, ये एक लोगों के लिए एस्टैब्लिश प्रिंसिपल ऑफ लॉ होते हैं कि अगर वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ सच नेचर व्हाट आर द जुडिशियल डिसीजंस ऑन दैट पॉइंट, हाउ दे आर गोइंग टू बी डिसाइडेड। और इस तरह ये डेवलप होता रहा और हमारी जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस के अंदर देखा जाए तो वी हैव ऑलवेज सीन इन लाइट ऑफ द जजमेंट्स ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स कि हमेशा इस प्रिंसिपल को बड़ा जिसे कहते हैं ना अनइक्वोकली और अनकॉम्प्रोमाइजिंग तरीके से एस्टैब्लिश होता रहा है पाकिस्तानी जूरिसडिक्शन के जी। अच्छा, जब आप डिसीजन की बात करते हैं ना, किसी भी प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो इसको जब आप स्टेट डिसाइसिस की बात करेंगे तो याद रखिएगा कोई भी प्रेसिडेंट की डिफरेंट काइंड्स हो सकती हैं, उस पर मैं काइंड्स पे बात पे आता हूं, लेकिन अमूमन किसी भी प्रेसिडेंट की अगर आपने डाइसेक्ट करना हो दो हिस्सों के अंदर आप डाइसेक्ट कर सकते हैं। एक इज द ओबिटर पार्ट विच इज सेड अदरवाइज नॉट रेलिवेंट टू द प्रोपोजिशन एंड द अदर वन इज द रेशियो डिसाइड, जिसके अंदर जो रेशियो डिसाइड किया गया, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड किया गया, यू विल गेट टू सी फॉर दैट। अच्छा, स्टेट डिसाइसिस के ऊपर अभी रिसेंटली जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और उनके साथ जस्टिस अतन मिनल्ला साहब की एक बड़ी कमाल की जजमेंट आई है। दैट जजमेंट इज PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट पेज 515। इस जजमेंट के अंदर ऑथर जज इज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, उन्होंने स्टेट डिसाइसिस की भी डाइसेक्शन की है दो हिस्सों में और वो बताते हैं कि स्टेट डिसाइसिस दो किस्म की हो सकती है, ईदर इट्स हॉरिजॉन्टल और it's vertical going upward to downwards and horizontal among the same level, and it is always prevalent कि जो greater in quantity है that is going to be prevalent, and that judgment is worth reading. However, to the facts of certain circumstances in that judgment, Justice Atar Minallah साहब ने कुछ हिस्सों से डाइसेक्ट किया, but the question of law with reference to
vertical stare decisis or horizontal Horizontal stare stare. decisis, वो that is accepted है। established. अच्छा, जब आप स्टेट डिसाइसिस की बात करेंगे, चूंकि आई मोस्टली प्रैक्टिस ऑन क्रिमिनल लॉ, एक मैंने लॉ ऑफ कंपाउंडिंग की वीडियो की हुई है जिसके अंदर द वेरी फेमस सुओमोटो केस 3 ऑफ 2000 जो 17 था, जिसके अंदर कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया, उसके ऊपर एक जजमेंट है और उस जजमेंट के अंदर यानी वो दैट इज अ रिपोर्टेड जजमेंट PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 703 है आई रेकन, और उस जजमेंट के अगेंस्ट एक और जजमेंट भी आई PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 43। इस जजमेंट में वन ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ दैट बेंच इज क्रिटिसाइजिंग द जजमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी जजेस ऑफ दैट bench. For instance, that judgment was rendered by His Lordship Mr. Justice Asif Saeed Khan Khosa, Mr. Justice Ijazul Ehsan, Mr. Justice Mansoor Ali Shah, और उन्होंने एक declaratory judgment दी with reference to 345(6). अच्छा, जब इसी तरह की सेम प्रोपोजिशन PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 43 में आई तो काजी फाइज ईसा साहब ने उसके रेशो को और उसके अंदर जो होल्ड किया गया उसको क्रिटिसाइज किया, तो उसी जजमेंट के अंदर जस्टिस गुलजार अहमद, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद ने भी इस बात की डिस्कशन की और स्टेट डिसाइसिस को होल्ड करते हुए कहा, देखें पहली बात कि हमारे पास जो जजमेंट अवेलेबल है, फॉर इंस्टेंस अगर 3 मेंबर बेंच जजमेंट अवेलेबल है और सब्सिक्वेंट 3 मेंबर जज जो है वो उस जजमेंट से डाइसेंट करना चाह रहा है, उससे डिसएग्री करना चाह रहा है, ऑल टुगेदर नया प्रिंसिपल होल्ड करना चाह रहा है, चूंकि ये इक्वल इन नंबर है तो ये ऐसा नहीं कर सकते। यूजुअली प्रैक्टिस ये दे विल रेफर द मैटर टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस कि लार्जर बेंच बना दिया जाए, और फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट इस बेंच ने उस जजमेंट से डिसएग्री किया है और उनके नॉलेज में नहीं था इस जजमेंट की एग्जिस्टेंस के बारे में, तो ये वाली जजमेंट पर इंक्यूरियम होगी और जो अर्लियर इन टाइम है दैट विल बी प्रिवेलेंट, दैट विल बी प्रिवेलेंट जजमेंट। और इसी के ऊपर जो आपकी एक और जजमेंट है 2022 SCMR 1641, जस्टिस तारिक मसूद साहब इज द ऑथर जज ऑफ दैट जजमेंट, जो सेफ कस्टडी वाली जजमेंट है। अच्छा, सेफ कस्टडी वाली जो जजमेंट है उसके अंदर भी उन्होंने इसी प्रिंसिपल को होल्ड किया है कि दैट्स हाउ इट इज। नाउ कमिंग बैक टू दिस शाहताज वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पैराग्राफ नंबर 4, जो काजी फाइज ईसा साहब यहां पे कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग अपॉन एज लॉन्ग एज इट डिसाइड्स द क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑन ऑल अदर कोर्ट्स। अच्छा, एक एजम्पशन मेरे जैसे नालायक बंदे के लिए ये हो सकती है, मैं एज्यूम कर सकता हूं, प्रिज्यूम कर सकता हूं कि काजी साहब ने स्टेट डिसाइसिस को खत्म कर दिया, और मैं ये आर्ग्यूमेंट करता हूं कि सर अगर आप ये कह रहे हैं तो इसका मतलब आपने स्टेट डिसाइसिस खत्म कर दी। तो आगे से काउंटर जवाब आ सकता है, मैंने ये कब कहा कि जो ग्रेटर इन क्वांटिटी होगा वो प्रिवेलेंट नहीं होगा, ठीक है ना, उस पे साइलेंट है, उस पे साइलेंट है। सो व्हाट माय अजम्पशन इज कि यहां पे वो कहना ये चाह रहे थे चूंकि लीव रिफ्यूज हुई है तो उसके अंदर जो फैसला अपहोल्ड किया गया है हाई कोर्ट का वो फैसला रेलेवेंट है उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की हद तक। तो 201 के अंदर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया वैसी सिमिलर कॉन्नोटेशन आपको 189 में मिलती है जहां पे ऑन ऑल अदर कोर्ट्स का जिक्र है। हाउएवर अभी रिसेंटली आपने देखा कि बहुत सारे डिसीजंस जो काजी साहब ने आने के बाद ओवरटर्न किए हैं उनको ग्रेटर इन क्वांटिटी बेंच बनाना पड़ा है टू ओवरटर्न दोज डिसीजंस। सो इस वजह से दैट्स हाउ इट इज। और इसमें एक सवाल ये भी पैदा होगा ना, हो सकता है वो कह रहे हो कि जो प्रिंसिपल ऑफ स्टेट डिसाइसिस है वो तो एग्जिस्ट करता है बट इट डज नॉट अप्लाई ऑन द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। अच्छा, वी कैन प्रिज्यूम दैट, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारे, अच्छा यहां पे एक और चीज भी बताऊं, अगर आप इंडियन जूरिस्डिक्शन को देखो दे आर वेरी डिफरेंट ऑन स्टेट डिसाइसिस, और हमारे यहां जो डॉक्ट्रिन ऑफ बाइंडिंग प्रेसिडेंट है वो बड़ी एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है। अच्छा, एक चीज जो वेरी सरप्राइजिंगली इट केम टू माय यू नो जिसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, अगर काजी साहब की आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको देखें और बाकी जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले केसेस को देखें या और जितनी भी लाइव फीड्स हैं, एक चीज बहुत
वेहेमेंटली एडवोकेट की गई, आई एम नॉट बाउंड बाय द जजमेंट्स, मेरे से आइन की बात करें, अगर आप कोई अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस से केस उनको छोड़ें जी, उनकी हिस्ट्री देखें कब उन्होंने कहा था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बने 50 साल हुए और हमने उसके साथ किया क्या है, तो इसको बचाने के लिए आप उन मुल्कों का रेफरेंस ना दें जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इस्टेब्लिश्ड है। अच्छा, काजी साहब ने अपने इसी शाहताज डिसीजन के अंदर पैराग्राफ नंबर 5 के अंदर तकरीबन कोई 9 रेफरेंसेस यूज किए हैं, जिसमें मैग्ना कार्टा को कोट किया गया, जिसमें फ्रांसिस बेकन को कोट किया गया, जिसमें विलियम पेनी को कोट किया गया, जिसमें वॉरेन ई बर्गर को कोट किया गया, और जिसमें किंग मार्टिन लूथर को कोट किया गया। और सरप्राइजिंगली हाउ मेनी रेफरेंस? 2 रेफरेंसेस फ्रॉम द होली कुरान, बट रेस्ट ऑफ देम Are from Pakistani jurisdiction. I don't know which jurisdiction are they from, लेकिन that's what honorable his lordship Mr. Qazi Faizi said did. अच्छा, now when we look at these judgments, all of these judgments, so I see कि doctrine of state decisis ये कहता है कि ये common law principle है। अगर आपने 189 के साथ इस प्रिंसिपल को देखना है तो यू विल स्टैंड इन अ पोजिशन दैट बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर लिटरल इंटरप्रिटेशन के मुताबिक, क्योंकि 189 में वर्ड अदर का यूज किया गया। अच्छा, अगर आपने हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करनी है 189 के साथ with the common law principle and the rules, practice and rules of the Honorable Supreme Court of Pakistan, तो उसके मुताबिक you will find throughout your history from the inception of Pakistan 47 till today कि हर वो judgment जो greater in quantity है that is binding upon lesser in quantity and let alone all other courts of the province। और हम अपने आर्गुमेंट्स में भी ये करते हैं कि बता देते हैं कि सर ये लार्जर बेंच की जजमेंट है, तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस में आया था कि इट इज बाइंडिंग ऑन द कोर्ट। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपने प्रैक्टिकल रेलेवेंस 189 की देखनी है, ये नीचे वाली अदालतों में कौन मानता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को? अगर आप 302 की डिसीजन को देखें, बेल के डिसीजन को देखें, बड़ी डेक्लेरेटरी जजमेंट मंसूर अली शाह साहब ने बड़ी कमाल की लॉ को बड़ा सीधा करने की कोशिश की है, बहुत डेक्लेरेटरी जजमेंट दी है, नीचे से खारिज ही होनी है। अच्छा, खैर वो तो फौजदारी हम उस पर नहीं जाते, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन के अंदर है। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको देखने के लिए जो आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना आपकी ऑडियंस के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग एकेडमिक्स के अंदर भी होते हैं, तो मैं आपको प्रेसिडेंट्स की भी कुछ काइंड्स बता देता हूं कि प्रेसिडेंट्स क्या किस किस्म के होते हैं। विशाल, अगर आप प्रेसिडेंट्स की टाइप्स की बात करो तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस को कंपैरेटिवली अगर आप देखो, पाकिस्तान से देखो, इंडिया से देखो, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस को देखो, तो ब्रॉडली स्पीकिंग 4 किस्म के जिसे कहते हैं ना आप प्रेसिडेंट हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपके पास ओरिजिनल प्रेसिडेंट हो सकता है, आपके पास परसुएसिव प्रेसिडेंट हो सकता है, आपके पास एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट हो सकता है, आपके पास कंडीशनल अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट हो सकता है। तो ये 4 डिफरेंट किस्म के आपके पास होते हैं। तो जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन में हो तो कुछ ऐसी डॉक्ट्रिन, ऐसे प्रिंसिपल हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपके पास इन 4 टाइप्स के आपके पास प्रेसिडेंट आ गए, स्टेट डिसाइसिस हो गई, फिर उसके बाद आपके पास ओबिटर हो गया, रेशो डेसेंडाई हो गया, पर इंक्यूरियम, दैट एज इफ दैट जजमेंट डोंट इवन एग्जिस्ट दैट, क्योंकि इसी जो मैंने आपको जजमेंट्स कोट की हैं इसके अंदर उन्होंने बताया कि जो पहले अर्लियर इन टाइम है और सेम क्वांटिटी जजेस हैं, तो वो जजमेंट वो होल्ड करेगी फील्ड, और लेटर जजमेंट जो ये इट विल बिकम पर इंक्यूरियम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, मेरे ज़हन में सवाल आता है कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लीव टू अपील ग्रांट नहीं करती, हाँ, पहली वाली कोर्ट की जजमेंट के ऊपर स्टैंप नहीं लग रही सुप्रीम कोर्ट की कि वी आर आल्सो डिसाइडिंग द सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ दैट इट वुड बिकम द प्रेसिडेंट? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, देखिए लीव रिफ्यूज होने का मतलब ये है कि सुप्रीम को कटिए जाओ विशाल भाई, हमने नहीं सुनना तुम्हें, ठीक है। अच्छा, व्हेन दे से कि हमने नहीं सुनना, तो दैट मींस दैट डिसीजन बिकम्स द डिसीजन ऑफ दैट हाई कोर्ट, नॉट द सुप्रीम कोर्ट, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, लीव ग्रांट होना डज नॉट मीन कि वो उसको अलाउ कर रहे हैं until and unless the final appeal is decided।
ठीक है। देखो ना, अब ये जो आपके सामने शाहताज केस है, इसके अंदर सिंध हाई कोर्ट से जो जजमेंट आई थी उनको लीव ग्रांट हुई है। डज दैट मीन दैट इट वाज वैलिडेटेड व्हाट वाज हेल्ड बाय सिंध हाई कोर्ट? बिकॉज अल्टीमेटली अपील डिसमिस हुई है। तो जो जिस लॉ को अल्ट्रा वायरीज उन्होंने डिक्लेयर किया था अपील के अंदर, उन्होंने उसको सेटिसाइड करके लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट को, लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट में जो डिसाइड हुआ कि ये लॉ अल्ट्रा वायरीज नहीं है। So now this Shahtaj judgment becomes the judgment of the Supreme Court because Supreme Court ने कहा हम सुनते हैं अपील तुम्हारी। ठीक है। So that's what it is. तो सर अब अगर हम जनरली उस पर बात करें तो डोंट यू बिलीव दैट द रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट शुड रिफ्रेन फ्रॉम डिक्लेयरिंग वायरीज ऑफ अ स्टैट्यूट ऑफ अ फेडरल लॉ, जिसमें दो डिफरेंट जजमेंट्स आ रही हैं। एक फेडरल लॉ है जो पूरे पाकिस्तान में डील करता है, एक रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल हाई कोर्ट कह रही है कि जी ये अल्ट्रा वायरस है, एक कह रहा है अल्ट्रा वायरस नहीं है। डोंट यू बिलीव कि जो प्रेसिडेंट का हमने आपने बताया फॉर्मूला टू क्रिएट द हार्मनी, इट इटसेल्फ इज डिस्टर्बिंग द हार्मनी? I agree to some extent कि this condition is like to be in a limbo. But the most important thing is कि ये कोशिश 186A के अंदर हुई थी, लेकिन वो 17th अमेंडमेंट में हो गया। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि फॉर इंस्टेंस मैं अगर कहता हूं कि किसी लॉ की किसी प्रोविंशियल हाईकोर्ट ने अल्ट्रा वायरीज डिक्लेयर किया, उस सूबे की हद तक तो वो डिफरेंटली ऑपरेट करेगा। अगर दूसरी हाई कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देती है कि नहीं ये अल्ट्रा वायरीज नहीं है, तो फिर असूलन ये होना चाहिए कि दैट मैटर शुड बी टेकन अप इन अ सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल। अच्छा, क्या आइन के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म अवेलेबल है? तो उसके लिए कोई ना कोई पार्टी विल गो एंड दे विल गेट इट सेटल्ड, और इन बोथ ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस ईदर वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी एग्रीव्ड एंड दे विल बी फाइलिंग द कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन फॉर लीव टू अपील इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बट बीइंग द apex court of the country, don't you believe that the Supreme Court itself has a duty to check and balance कि कोई provincial courts जो हैं वो different opinions ना share करें, because the operation of the law will change in one province to another province। अगर हम टैक्स की बात कर रहे हैं तो इसमें स्पेशल टैक्स इम्पोज किया गया, सिंध वाले कहते हैं जी हम नहीं देंगे अल्ट्रा वायरस। अल्टीमेटली इट गॉट सेट, ऑब्वियसली बहुत देर लगी है, द मैटर इज पेंडिंग सिंस 2013 और ये बहुत 10-11 साल लगे, बट दैट्स व्हाट इट इज। और इसी से मुझे याद आया कि जो काजी साहब ने अपना नोट लिखा है, बहुत हम्बली, बहुत अदब से, सर को नीचे करते हुए, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड हम्बल सर्वेंट ऑफ लॉ, आई टोटली टेंड टू डिसएग्री जो काजी साहब ने एक लीथल किस्म के रिमार्क्स पास किए हैं हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला की जजमेंट राइटिंग के ऊपर, और ये वो सारा कुछ, और उसके अंदर वो जो डिटेल्स लिखते हैं, आई विल नॉट गो इनटू दैट। इफ दैट्स द कंडीशन, इट कैन बी सेटल्ड within the institution rather than bringing on white and black on the paper, and this judgment is approved for reporting or whatever is written. Now what I foresee is that this reply to this observation is forthcoming in any other judgment. It will look nothing but awkward, like airing your dirty laundry out in public. I won't say that, I won't, because since the judgment is out, so we can criticize the judgment, critically analyze the judgment. So I would humbly submit that this was uncalled for, और यानी बहुत सारी जजमेंट्स अभी भी पड़ी होंगी पेंडिंग जो नहीं लिखी गई, तो यू डोंट ब्रिंग दीज थिंग्स। बट माई बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, काजी साहब की जो जजमेंट्स वगैरह, उसके अंदर उनके लिए हर दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन मोतबर है, इज्जत वाला है, एहतराम वाला है, सवाए उनके अपने इंस्टीट्यूशन। और ऐसा भी आई गेस कि बहुत कम हुआ है, आप तो क्योंकि विविड रीडर हैं, डेली पढ़ते हैं जजमेंट्स को, तो बहुत कम होता है कि कोई जज एक या दो सेंटेंसेस से डिसएग्री। आई हैव नेवर सीन इट। यूजुअली तो यू आइदर डिसएग्री विद द रेशियो और यू डिसएग्री विद द रेशियो, यू गिव द ऑर्बिटर के। अच्छा, काजी साहब ने ना, आई विल गिव अ मार्जिन टू दैट फैक्ट कि उन्होंने कहा जी कि इस दो सेंटेंसेस का कोई फायदा ना उठा ले, हालांकि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ हमें भी पता है दैट वाज द ओबिटर पार्ट, दैट वाज नॉट द रेशियो पार्ट। ओबिटर कभी भी बाइंडिंग नहीं होता, और अगर हमने ओबिटर पे फायदा उठाना भी है, दैट वुड बी हाउएवर जो पैराग्राफ 4 की लैंग्वेज है ना, दैट इज जो काजी साहब का नोट है, दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग कि बिकॉज अगर प्लेन रीडिंग आप इसकी करेंगे तो अगर किसी को 189 की वर्डिंग का नहीं पता, किसी को 176 का नहीं पता,
किसी को कॉम्पोजिशन ऑफ जजेस और इनका नहीं बनना, तो उसका मतलब यही है कि हर कोई बंदा इधर आर्ग्यू करता है, लो जी काजी साहब ने स्टेट डिसाइसिस उड़ा दी, काजी साहब ने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट उड़ा दी। हालांकि उनकी जो सिंस अगेन मैं बड़े हम्बली कहूँगा, चूंकि वो लाइव फीड वगैरह अवेलेबल है यूट्यूब वगैरह पे सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग में, तो आप यू विल फाइंड हेयरिंग काजी साहब saying कि मैं नहीं उन फैसलों को मानता, छोड़ें जी उन जजमेंट को। ये एक इम्प्रेशन ये मिलता है कि काजी साहब ने एज इफ इन दिस पैराग्राफ सेट कि जी स्टेट डिसाइसिस जो है ना वो खत्म होगी। तो सर आपको नहीं लगता है जब ये 2023 वाली जजमेंट का हवाला दिया जिससे जस्टिस मुनीर अख्तर साहब भी मौजूद थे, तो उस जजमेंट ने ऑलरेडी से बहुत क्लैरिफिकेशन दे दी हुई है कि अगर इक्वल इन नंबर भी होंगे तब भी वो कुछ नहीं कर सकते, लार्जर बेंच बनेगा तभी हो सकता है, तो ये जजमेंट भी इससे रिप्रोड्यूस हो सकता है। आई टोटली एग्री। मेरे लिए एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं जब ये पढ़ी है ना जजमेंट, तो मेरे लिए परेशानी की बात जो उन्होंने स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं ऑनरेबल जज के लिए रिगार्डिंग नॉट राइटिंग द जजमेंट और सेल्फ अकाउंटेबल और ये वो सारा कुछ, उससे ज्यादा मेरे लिए जो था वो ये पैराग्राफ नंबर 4 था, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि बट नॉट द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ सिंस द वर्ड अदर आर यूज्ड इन आर्टिकल 189। सो मुझे मेरी नालायकी की वजह से ये लगा कि काजी साहब कहना चाह रहे हैं कि इवन सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है। मुझे ये लगा मेरी नालायकी की वजह से, और मैंने जब इसको लिबरल इंटरप्रिटेशन की है इन 2 लाइनों की, तो मैं ये कह रहा हूं चूंकि काजी साहब ने एक्सप्लिसिटली स्टेट डिसाइसिस को खत्म नहीं किया, तो ही डजंट मीन दैट कि जो ग्रेटर इन क्वांटिटी है वो बाइंडिंग नहीं होगा। लेकिन हम जैसे नालायक स्टूडेंट्स के लिए कुछ कंफ्यूजन ये मेरे लिए मैं आई वाज कंफ्यूज, ये इतनी किताबें और ये मुझे क्यों पढ़नी पड़ी। मैं कुछ 70-80 केसेस इंडियन जुरिसडिक्शन से और ये सारे केसेस खोल के पढ़े, किस लिए पढ़े? इस 2 फिक्रों की वजह से। बिल्कुल सर, इसको कोई नियर फ्यूचर में डू यू बिलीव कि कुछ सेटलमेंट की तरफ जाएगा या कुछ मजीद क्लैरिटी इस बात पे? इट इज वेरी क्लियर यार, इट इज वेरी क्लियर। कॉमन लॉ प्रिंसिपल है हमारे यहाँ और ये वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है, द जजमेंट ग्रेटर इन क्वांटिटी विल प्रिवेल, शैल प्रिवेल, मस्ट प्रिवेल, इवन इन द सुप्रीम, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की तरह सारे जजेस नहीं बैठते। तो इसी प्रिंसिपल के साथ देखते हैं कि हमारे कोई जो हम जैसे नालायक वकील हैं वो इसको गलत समझ के गलत इस्तेमाल ना कर दें और कोर्ट में जाके ये ना कह दें। नहीं, मैंने तो विशाल ये फिक्रा लेके मैंने हर केस के अंदर ये फिक्रा प्रेजेंट करना है, जिसमें हमारा वो रिलीफ नहीं मिलेगा, उसमें कह देंगे कि जजमेंट जो है स्टेट डिसाइसिस नहीं चलता। ऑन दिस लाइटर नोट वी विल एंड दिस वीडियो एंड होपफुली आई बिलीव कि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, हमें को बहुत कुछ सीखने को मिला। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी कंसर्न्स और एनी सजेशंस प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।